हाँ जी बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार ग्रेविटेशन वाला चैप्टर हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। पहला लेक्चर काफ़ी बेसिक था यार, करते करते खैर हमने एक फार्मूला तो कर ही लिया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला कि F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये भी हमने किया था। यार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बस ये है कि अगर किसी मास के आसपास एक से अधिक मासेस पड़े हों तो सारे उस पर फोर्स लगाएंगे, और जो नेट फोर्स है इट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मास। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना, उस पे बेस तो आएगा सीधा न्यूमेरिकल, या फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको मासेस दे रखे हैं 4-5, उसमें से एक पर्टिकुलर मास की बात हो रही है, उसके आसपास मान लो एक ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, ट्रायंगल के बिल्कुल सेंट्रॉइड पे एक रख दिया, उसके आसपास 3 रख दिए। अब उस पर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि फर्स्ट मास ने जो मान लो फर्स्ट वर्टेक्स पे पड़ा हुआ है, मान लो यही क्वेश्चन हो गया कि 1 2 3 यहां पे रख दिया, इसने मान लो इस पे कितना लगाया अट्रैक्टिव वाला 100 न्यूटन, तो कहेगा कि यार ये 100 न्यूटन लगा रहा था, पहले ये दोनों नहीं थे, अब इनके आ जाने से इस 100 न्यूटन को क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर है भाई इस 100 न्यूटन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 2 पार्ट थे कि जो लगा रहा है उसने तो लगाना ही लगाना ना, बाकी हो चाहे ना हो, जिस पे लग रहा है उस पे फर्क पड़ेगा। अगर एक ही है उसके पास तो एक लगा देगा फोर्स, अगर उसके पास 2 हैं तो दोनों का नेट फोर्स आएगा, 3 है तो तीनों का नेट फोर्स आ जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल्स ही है बेटा, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। मीडियम का इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया था। 1-2 न्यूमेरिकल और करने के बाद फिर हम यार अगले पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने करना है, आज स्टार्ट कर देना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 1-2 न्यूमेरिकल है, 4 न्यूमेरिकल है भाई, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा चल मैं वैसे बोल के करा दूंगा, चौथा भी बोल के करा देंगे, इनको हमने पहले लिख दिया। तो ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इसको देख लो। जैसे यार एक ट्रायंगल वाला हमने करा दिया था, स्क्वायर वाला अब करा देते हैं। तो सिचुएशन आपके सामने ही है कि जी 4 मासेस है बेटा, m 2m 3m एंड 4m। ओके, 4 मासेस पड़े हुए हैं, साइड इसकी क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, a ही दे रखी है, ठीक है। साइड इसकी क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, क्योंकि आंसर यहां पे दे रखा है, आंसर में a यूज हो रहा है, तो जाहिर है a इसकी क्या रही होगी, साइड रही होगी। इसी फिगर से करवा दूंगा भाई, दोबारा ना बनाएंगे, इसी से करवा देंगे। अब कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक 5वां मास m रख दिया जाए, m, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा। अगर तो देख भाई ये सारे होते हैं इक्वल, ये m होता है, m होता है, m होता है, m होता है, या कैपिटल M होता, जो मर्जी होता, मगर अगर ये सारे होते इक्वल, ये बिल्कुल डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं सिमेट्रिकली रखा हुआ है, तो उस पर लग जाता फोर्स 0, क्योंकि इसने इधर से अट्रैक्ट कर लेना था, इसने इधर से अट्रैक्ट कर लेना था, दोनों सेम है, सेम फोर्स लगाते, ये दोनों भी सेम फोर्स लगाते, तो आंसर हो जाता भाई 0। जैसे ट्रायंगल वाले केस में ट्रायंगल के वर्सेस पे हमने इक्वल रख दिए थे, तो सेंट्रोइड वाले पे क्या लग गया था, 0 था, यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्सेस अनइक्वल हैं। निकाल लेते हैं एक बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बेटा अगर मैं बीच वाले की बात कर रहा हूं तो उसमें कुल मिला के 4 फोर्सेस लग रहे हैं, चारों निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमें इसके और इसके, या इसके और इसके, या इसके और इसके, या इसके और इसके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। या डिस्टेंस को मैं अभी फिलहाल क्या लगा रहा हूं, x लगा लेता हूं, बाकी वो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा डायगोनल निकालना हो तो वो a√2 आएगा, अगर ये x निकालना हो, हाफ ऑफ द डायगोनल है ना, तो वो a/√2, a√2 को 2 से डिवाइड करोगे भाई, a/√2 आ जाता होता है। तो x की जरूरत पड़ेगी मुझे, x मैंने पहले निकाल कर रख लिया मेरे भाई, ठीक है। उस वाले की तरफ जाके मैं इसको सॉल्व करूंगा।
तो x की वैल्यू पहले निकाल कर रख ली। अब इस पे लगेंगे 4 फोर्सेस, चारों लगाएंगे, देखते हैं अट्रैक्टिव होती हैं। देखो रिपल्सिव तो कोई फोर्स हो नहीं सकता, ग्रेविटेशन फोर्स की बात चल रही है, सारे अट्रैक्टिव होंगे। इस m ने इसको अट्रैक्ट कर दिया, नेमिंग कर दो, इसका नाम a रख लेता हूं, इस वर्टेक्स का, इसका नाम b रख लेता हूं भाई, इसका c रख लेता हूं, इसका d रख लेता हूं। जो इसने फोर्स लगाना है उसका नाम fa हो जाएगा। फिर जो ये लगाएगा अट्रैक्टिव तो इसने भी लगाना ही है, ये fb हो जाएगा। जो ये लगा देगा इस तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा fc, और जो इसने इस पे लगाया ये हो जाएगा fd हो जाएगा। तो 4 फोर्सेस लग रहे हैं भाई बीच वाले पे, हमें उस पे लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो पहले इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, है ना। आप अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन करना हो तो लिख लो कि ऐसे ऐसे 4 फोर्सेस लग रहे हैं जी, ये है वो है। तो x मैंने निकाल लिया सिचुएशन के हिसाब से, यहां से सोल्यूशन शुरू कर दिया यार। जो fa है, जो a ने लगाया वो कितना लगाया, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। a ने जो इस पे फोर्स लगाया वो लगा g m1 m2, ये बीच वाला भी फिर m है ना, ये देख g m1 m2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू में लास्ट में पुट करूंगा यार, सॉल्व वॉल्व जब हो चुका होगा ना लास्ट में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, a बाय √2, नहीं तो √2 चलता जाएगा न जाए जी। तो बेटा ये हो गया g m स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ऐसे एफ बी निकाल ले यार, एफ बी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, डायरेक्शन तो मैंने शो कर दी ना वहां पर, ये मैग्नीट्यूड्स है भाई। एफ बी निकाल ले यार, एफ बी, बी ने जो लगाया कितना होगा, जी m1 की जगह 2m, मैं 2 यहां लगा रहा हूं भाई, m2 की जगह तो m ही है, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 2gm स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। सिमिलरली जो इसने लगाना यार 3 आ जाएगा बस, बाकी तो वही रहेगा। तो जो एफ सी लगेगा वो लगेगा 3g m इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3g m स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और उम्मीद है अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा कि जो एफ डी आएगा वो भी मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा 4gm स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो भाई बीच वाले पे लगने वाले चारों फोर्स आ गए, सिमेट्री बन रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते, धक्का नहीं करते, पहले आराम से सिंप्लीफाई कर लेते चीज को। जैसे मैंने बोला एक्स की वैल्यू बाद में पुट करूंगा यार, बाद में पुट करेंगे, देखेंगे जब सब कुछ सॉल्व हो रही, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बार पुट करना पड़ेगा, लास्ट में एक ही बार पुट करेंगे सॉल्व करके। अच्छा इसको अगर मैं एफ मान लूं, थोड़ा ध्यान देना, तो ये 2f हो जाएगा, ये 3f हो जाएगा, ये 4f हो जाएगा, gm बाय एक्स स्क्वायर एफ है, ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना, सिंपल। अब फिर से फिगर पे चलते हैं। अगर मैं बीच वाले मास की बात कर रहा हूं, ये m है, इस तरफ इस पे लग रहा है यार f, देख पहला वाला f था, मैग्नीट्यूड में कितना लग रहा है f, और इस तरफ कितना लग रहा है ये वाला c, 3f, चेक कर सकते हो भाई। अब आ जाओ, इस तरफ कितना लग रहा है, ये b लगा रहा है, b कितना लगा रहा है 2f, ठीक है f था, ये 2f है, और इस तरफ कितना लग रहा है, ये 4f है, ठीक है जी। 4 फोर्स लग रही हैं, टोटल करने के लिए चारों का सम करना है। अब सम हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर आ नहीं रही है। पहले इन दोनों को देख ले, ये 3f है, ये f है भाई, ऑपोजिट है, 3f में से f निकाल ले, ऊपर की ओर कितना चले जाएगा, तो इस पे नेट फोर्स लगा, इस तरफ इन दोनों को सॉल्व कर लिया पहले, 2f आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएंगे सिंपल। ये 2f है भाई, ये 4f है, तो ये भी कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री है,
स्क्वायर था, तो ये सारे एंगल तो कैसे थे, 90 डिग्री थे। तो कहानी मेरे ख्याल से सिंपल है, इन दोनों को सॉल्व किया 2f आ गया, 3f माइनस f, इन दोनों को सॉल्व किया तो भी क्या आ गया 2f आ गया, एंगल 90 डिग्री है। अब इन दोनों का नेट निकाल दे तो ओवरऑल नेट आ जाएगा। पहले दो 4 इकट्ठे नहीं ऐड होते भाई, इन दोनों को पहले कर लिया, इन दोनों को पहले कर लिया, अब जो रिजल्ट्स है उनको बाद में कर लेंगे। ये 2f है, ये 2f है, एंगल 90 डिग्री है, पता होना चाहिए आपको, इक्वल वेक्टर्स हैं, एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर क्या आना चाहिए, एफ नेट इज इक्वल टू √2f आता होता है। अब √2f तो आता होता है, लेकिन भैया यहां पर जो f है वो ये चीज है ना, ये √2 इंटू 2f बनेगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू √2 इंटू 2f बनेगा। ओके, तो यहां से जो एफ नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2√2 इंटू एफ। अभी आंसर थोड़ी है, एफ की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी ना। एफ किसको माना था, एफ माना था एफ ए को, जो कि किसके इक्वल था, gm²/x²। ले भैया पुट कर दे, अब एक ही बार पुट करना पड़ा ना, वरना करते रहते बार बार। gm²/x² आ गया, अभी x भी पुट करना पड़ेगा क्योंकि x तो अननोन में है ना। तो यहां पर हमने पुट किया 2√2, g भी है, m² भी है, x की वैल्यू क्या थी अपने पास भाई, a/√2, x² की कितनी हो जाएगी, a²/2। तो यहां पे पुट करते भाई a²/2, 2 ऊपर चले गया, आंसर क्या आ गया, एफ नेट इक्वल टू 2 2 जा 4 √2 gm²/a²। ये हमारा क्या होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए। तो ये हो गया भाई हमारा gm²/a², 4√2 gm²/a², m² ही आएगा। अब यहां पे m लिख रखा है, गलत ही होगा क्योंकि m तो कटने से रहा, इस पे लगने वाला क्या चाहिए था, फोर्स लगना चाहिए था। फोर्स में तो m और m है तो m² तो आने चाहिए भाई। आंसर को करेक्ट कर रहे हैं, देखो क्या कॉन्फिडेंस है, हम कह रहे हैं आंसर ही गलत है, 4√2 gm²/a² ही आना चाहिए। चलो पहला सवाल निपट गया, मैं इसको मिटाता हूं, तुम उसको कर लो अंडरस्टैंड अगर करना है तो। ठीक है जी, मिटाना शुरू कर रहे हैं भाई, वीडियो बंद कर लो, अगले फ्रेम में मिटना शुरू हो जाएगा। हो गया, बंद नहीं, वीडियो पॉज कर लो अगर नोट वोट करने वाला कुछ रह गया था तो। ओके जी, तो सिचुएशन क्लियर ही होगी। अब एक दूसरा सवाल भी देते हैं, फिर तीसरा भी देख लेंगे, चौथा भी देख लेंगे। ओके, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेटे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा उस पे ये लगा लो, टाइम खराब नहीं करता मैं, वो हो जाएंगे। ओके, हो जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में होते हैं, इसलिए ऐड करते वक्त वेक्टर्स अलजेब्रा का यूज करना पड़ता है। हमें ऐड करना है फोर्सेस को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, बस वेक्टर्स का यूज करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ता है। अब जैसे अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दे दिया हो, पढ़ो जरा इसको, कहता 3 आइडेंटिकल पॉइंट मासेस, 3 है, ईच ऑफ मास 1 kg, मास तीनों का कितना 1 kg है, लाई इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं, एट पॉइंट्स 0 0 0 0.2, ये भाई 0.2 है। ठीक है, एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट का यूज ही नहीं हो रहा, दो कोऑर्डिनेट हो रहे हैं, एक्स और वाई हो रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में पड़े हैं तो जेड की तो लोड ही नहीं है मेरे भाई। 0 0 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0.2, इसका वाई 0.2 है और एक्स 0.2 है और वाई 0 है। अब नेट ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मास एट द ओरिजिन, पहले तो भैया इसकी फोटो बना लो। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां करता हूं, चल, तो हमने तस्वीर बनाई इसकी,
एक को तो ओरिजिन पे रखना है भाई, मास तीनों 1 kg की है, 1 kg, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0। एक को एक्स एक्सिस पे रखना है, देखो दूसरा वाला जो है, पहला तो हो गया 0 0 वाला, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0.2, तो x 0 है, ये x एक्सिस होगा मेरा, ये y एक्सिस होगा। मास तो चलो तीनों के लेने हमने सेम ही लेनी है, तो एक यहां पढ़ दिया, रख दिया, ये भी 1 kg है, और ये जो डिस्टेंस है y एक्सिस वाला ये 0.2 मीटर है, ठीक है। ये 1 kg है मेरे भाई, ये 1 kg है, ये 0.2 मीटर है। और तीसरा वाला कहां रखना है, वो एक्स एक्सिस पे होगा भाई, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो तीसरे को यहां रख दिया। ले भाई तीसरा भी आ गया 1 किलो का, और डिस्टेंस इसमें 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। अब कह रहा है इस पे लगने वाला क्या निकाल, फोर्स निकाल वेक्टर फॉर्म में। अगर यार एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे दिए ना, तो वेक्टर फॉर्म में निकालना और भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मुझे डायरेक्शन के ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, इस पे लगने वाला फोर्स चाहिए, दो लग रहे हैं, एक इसने लगाना है, एक इसने लगाना है। इसने भाई इसको अट्रैक्ट कर लेना है, अपनी तरफ खींच लेना है। ले भाई खींच लिया, ये पहला फोर्स हो गया जो एक्स एक्सिस ने लगा दिया। इसने भी इसको अपनी तरफ खींच लेना है, ले भाई इसने भी खींच लिया, ये F2 हो गया। क्या दिक्कत है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। वैसे देखा जाए तो मैग्नीट्यूड में तो आंसर, क्योंकि देख ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, डिस्टेंस भी दोनों का क्या है सेम ही है, तो फोर्स तो दोनों आपस में क्या आएंगे इक्वली आएंगे। तो सिचुएशन तो यही कह रही है F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, तो F नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा √2F आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई √2F। F जो इसने इस पे लगाया था या जो इसने इसमें F1 F2 बराबर ही है ना मैग्नीट्यूड में, तो F की जगह क्या आ जाएगा G आ जाएगा। M1 M2 1 kg है, 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.2 का स्क्वायर हो गया। तो आंसर आ गया भाई, ये √2 है, ये 0.04 हो जाएगा, इंटू जी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। और कहने को आंसर कितना आ जाएगा, इसको हटा दे यार यहां से, 100 आ जाएगा ऊपर, 100 √2, नीचे 4 है, जी आ जाएगा। सॉल्व कर ले भाई, 25 √2 जी आ जाएगा। अच्छा बाकी सब ठीक है, इसमें डायरेक्शन जो है ना आप बता नहीं पा रहे हो, मैग्नीट्यूड निकाल दिया 25 √2 जी, जी की वैल्यू पुट कर दो 6.67 × 10⁻11 आंसर आ जाएगा, जो भी आना होगा। अब डायरेक्शन या तो आप एरो लगा के बनाओगे कि इधर को उधर को, लेकिन यार जब एक्स वाई जेड दे रखा था ना, इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वो आंसर तो आ चुका है। खैर वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता तो ये जो भी आ रहा था, कितना आ रहा था जी M1 M2 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर जी M1 M2 R स्क्वायर। यार इसके साथ ना आई लगा देता, डायरेक्शन मिल गई ना उसको। ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर लग रहा है। भाई एक्स वाई जब दे ही रखा था तो एक्स वाई में आंसर भी मांगेगा ना, ऑप्शन उसके हिसाब से हो सकती है उसकी। अगर तो ऑप्शन इस तरीके की आ रही है तो ऐसे सीधा डायरेक्ट खींच दो उसको, ऑप्शंस देख लेना ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन। अगर ऑप्शन आई जे के फॉर्म में है, जैसे मैंने जहां से क्वेश्चन उठाया वहां पे ऑप्शन आई जे के फॉर्म में थी, तो मुझे आई जे के फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना। अगर ऑप्शन डायरेक्ट ऐसी वाली होती तो सीधा निकाल देते हैं। अब ये आई जे के फॉर्म में ऑप्शंस थी तो मैंने इसके साथ आई लगाया क्योंकि आई डायरेक्शन में लग रहा है। और ये वाला जो फोर्स है ये भी चेक कर ले, ये किस तरफ लग रहा है तो उतना ही ना, G1² बाय
2 का होल स्क्वायर। ये जे वाली डायरेक्शन में लग रहा है, देख पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लग रहा है। अब इन दोनों का जो नेट होगा, दोनों को ऐड करना है बस। अब जब वेक्टर फॉर्म में ही है तो फिर सिंपल लिख देना है, ऐड कर देना है, सिंपल लिख देना है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, देख तो एफ नेट जो आएगा वो आ जाएगा जी बाय 0.04, ठीक है, जी बाय 0.04। ब्रैकेट में क्या आएगा, आई प्लस जे आ जाएगा बस। यहां आ जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू, इसको हटाया ये 25 आ जाएगा ना, हटाऊंगा तो 100 नीचे, ये 25 जी आई प्लस 25 जी जे, ये आंसर होगा। अब ऑप्शंस पे डिपेंड करता है किस फॉर्म में दे रखा है उसने। अगर उसने आई जे के फॉर्म में दे रखा है तो ऐसे कर लो भाई, अगर इस फॉर्म में दे रखा है ऐसे कर लो ब्रैकेट से बाहर निकालकर, अगर उस फॉर्म में दे रखा है डायरेक्ट ही खींच दो, या यहां से भी हो रहा है, देख यहां से कैसे होगा, मैग्नीट्यूड निकालना तो आता ही होगा तुम्हें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 25 जी है, ये भी 25 जी है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 25 जी का स्क्वायर, 25 जी का स्क्वायर, 25 स्क्वायर है, 25 स्क्वायर जी स्क्वायर है। ओके, यहां से 25 जी बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 + 1 √2 बचेगा, वही 25 जी √2, 25 जी √2 मैग्नीट्यूड तो आ ही रहा है, चाहे राइट कर लीजिए ऐसे कर ले, लेकिन ये इस फॉर्म में इसलिए करा दिया जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया भाई वो इस फॉर्म में दे रखा था, आई जे के फॉर्म में। अब आई जे के फॉर्म में दे रखा है तो आई जे के फॉर्म में ही आपको आंसर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो नोट करो भाई इसको। हाँ नहीं बेटा यार, 2 क्वेश्चन और उसके बाद देखते हैं समय किस तरफ लेकर जाता है, और कराने होंगे तो और देखते हैं। फिलहाल 2 बातें तो और मैंने करनी थी प्लानिंग के हिसाब से। एक यार कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का कि वो कहता है कि 2 मासेस हैं, ये एग्जाम्पल 3 है, ठीक है, यहां आ गया मैं एग्जाम्पल 3 पर। कहता है कि 2 मासेस हैं, ये पहला वाला हो गया मान ले, और ये दूसरा वाला हो गया। अब उनके बारे में कुछ भी बोल देगा, अनआइडेंटिकल बोले, एक को m बोले, दूसरे को 2m बोले, दोनों को m बोल दे, वो अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं जनरल सी बात कर देता हूं। तो कह रहा है 2 मासेस हैं, एक m है, दूसरा m2 है, चल ठीक है। कह रहा है इन दोनों के बीच में एक तीसरे मास को कहां पर रखूं, उसका भी मास दिया होगा, ठीक है, उसका भी कुछ दे दिया होगा, कहां पर रखूं कि उस पर नेट फोर्स क्या लगे, 0 लगे। अब पहले चेक करो कि यार 0 लग भी सकता है। तो अगर इनके बीच में अगर मैं कहीं पर, जरूरी नहीं है सेंटर में, कहीं पर भी एक तीसरा मास रख देता हूं m3, पहले जनरल बात कर दूं, उसके बाद इसको बना के 1-2 क्वेश्चन बना के करा दूंगा। अब कह रहा है अगर इसके बीच में कहीं पे रख दूं तो इस पे 0 लगने के चांसेस भी हैं कुछ कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। यार अगर तीसरा बीच में रखा तो इस पे तो 2 फोर्स लगेंगे ना, एक ये लगाएगा एक ये लगाएगा, दोनों अट्रैक्टिव लगाएंगे। इसने इस पे जो लगाया वो ठीक है, इधर को लगा दिया अट्रैक्टिव वाला, ये पहले ने लगा दिया, और इसने अपना खींच लिया इसको, ले ये दूसरे वाले ने लगा दिया। अब देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अब 0 तो आ ही सकता है ना। अगर कहीं ये F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम हो गए तो बन जाएगी बात। आंसर क्या आ सकता है, 0 आ भी सकता है। तो सवाल आता है भाई, वो कुछ भी सिचुएशन दे देगा, वो कह देगा कि बीच में कहां पर रखूं कि 0 आए। बाहर में रखने से तो 0 आने वाला है नहीं है। मान लो मैंने इसको यहां रख दिया होता तो ये भी इसको अट्रैक्ट करता, ये भी इसको क्या करता, अट्रैक्ट ही करता। तो बाहर ये दोनों ऐड ही होंगे, लाइन के बाहर इधर रख देगा तो भी ये दोनों ऐड ही होंगे। तो 0 आएगा तो दोनों के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। ग्रेविटेशन फोर्स वाले केस में
अगर नेट फोर्स 0 आएगा तो दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। तो ऐसा भी सवाल आता है। अब इसमें अगर मैं एक दो बातें करूं, जैसे मैंने इसकी एक सिचुएशन पहली वाली ये बनाई कि भाई अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते एम और एम, तो यार बिल्कुल बीच में रखेगा ना तीसरे वाले को कैपिटल एम बोल दिया मैंने, बिल्कुल बीच में रखेगा तो ही 0 आएगा। देख मास सेम है, अगर इधर उधर कर दिया तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएंगे, फोर्स भी अनइक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल बीच में रखेगा ना तो ही आंसर क्या आएगा, 0 आ पाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये जब इसको अट्रैक्ट करेगा, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी क्या ले रहे हैं हम, x ले रहे हैं। अगर भाई इक्वल हैं तो बिल्कुल सेंटर पे रख के ही दोनों के दोनों फोर्सेस है ना, ये जो F1 और F2 हैं, ये इक्वल हो पाएंगे। तो अगर सीधा ऐसा हिसाब है, दोनों मास इक्वल मैग्नीट्यूड के थे तो आंसर बिल्कुल बीच में ही आएगा। ठीक है जी, एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू मासेस। ये भी चलो कहानी सिंपल ही थी। लेकिन अगर सवाल ऐसा आ जाए कि दो मासेस हैं जी, एक का मास 2m दे रखा है और दूसरे का मास m दे रखा है। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में एक तीसरे मास कैपिटल M को, कैपिटल M ही ले लेते हैं, कहां पर रखूं, कहां पर मतलब वो दूरी मांग रहा है। चाहे इससे बता दूंगा, चाहे इससे बता दूंगा कि एट ए डिस्टेंस सो एंड सो फ्रॉम 2m, या बता देंगे एट ए डिस्टेंस सो एंड सो फ्रॉम m, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सेंटर पे नहीं आता, नेट फोर्स सेंटर पे नहीं आता। क्वेश्चन फिर से सुन लो कि सिचुएशन आपको दे रखी होगी, एक मास दे रखा है 2m, दूसरा मास दे रखा है m, या एक 4m दे रखा होगा, दूसरा दे रखा होगा m, या एक 9m दे रखा होगा, दूसरा दे रखा होगा m, या एक 9m दे रखा होगा, दूसरा क्या दे रखा होगा 4m। इसको 4m कर देता हूं, सॉल्व करने में थोड़ा बढ़िया रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर होते हैं, रूट रट का चक्कर पड़ेगा शायद। तो 4m ले लिया, एक को m ले लिया, कहां पे रखूं कि नेट फोर्स 0 लगे। तो इमेजिन कर लो, मैंने इसको इस जगह पे रख दिया। अच्छा देख, छोटे वाले के पास ही लेकर जा, क्योंकि अगर तू सेंटर से बड़े वाले की तरफ रखेगा तो एक तो ये बड़ा है, ऊपर से तूने उसके नजदीक भी रख दिया, तो जाहिर है ये ज्यादा फोर्स ही लगाएगा ना, ये उससे ज्यादा ही लगाएगा, ये उससे ज्यादा लगाएगा, तो नेट 0 आ ही नहीं पाएगा। छोटे वाले के पास करने से क्या होगा, ये छोटा है मैग्नीट्यूड में, कम फोर्स लगा पाता था, लेकिन तूने इसका डिस्टेंस कम करके नजदीक कर दिया इसको, तो छोटा होने के बावजूद भी शायद ये इसके बराबर फोर्स लगा ले। ये बड़ा था, ये ज्यादा फोर्स लगा लेता था, क्या कर दिया तूने, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो बैलेंस हो सकता है। तो अगर तू रखी इसके पास देगा तो एक तो पहले से बड़ा है, ऊपर से रख दिया पास, फिर थोड़ी छोड़ेगा, फिर तो खींच लेगा उसको, तो अनइक्वल हो जाएंगे। तब अगर दोनों बराबर हो तो बिल्कुल सेंटर पे नेट फोर्स 0 आएगा। अगर एक छोटा बड़ा हो तो ठीक है, आएगा तो लाइन जॉइनिंग पे ही नेट फोर्स 0 इस पे, लेकिन किस तरफ आएगा, छोटे वाले के पास आएगा, तो वो लॉजिकली इस तरफ ही रखना है। मान लो रख लिया मैंने, तो सिचुएशन ये है कि इस जगह पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स 0 आएगा। इस डिस्टेंस को क्या मान ले, x मान ले, टोटल r गिवन रख, टोटल जो डिस्टेंस है वो तो गिवन में हो जाएगा ना, तो टोटल डिस्टेंस, जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, वैल्यू के हिसाब से भी आ सकता है। टोटल डिस्टेंस r गिवन में था, 4m और m गिवन में थे, ये m भी गिवन में था, कहां रखना है इसको वो तुमने निकालना है। बड़े वाले से x मान लिया तो ये वाला क्या हो जाएगा भाई, r माइनस x हो जाएगा। कंडीशन क्या है, इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पे नेट फोर्स 0 होने के लिए ये जो दोनों इस पे फोर्सेस लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। भाई इसने जो फोर्स लगाया अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट किया, इसका नाम मैंने F1 रख दिया, इसने जो फोर्स लगाया उसका नाम मैंने F2 रख दिया। स्थिति तब बैठेगी जो वो कह रहा है, जब ये दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। भैया मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, ऑपोजिट तो फोटो में दिख रहे हैं,
तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सिचुएशन के हिसाब से F1 F2 की क्या पुट करने जा रहा हूं मैं, वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। भाई इसने जो फोर्स लगाया था वो F1 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फिगर इसने जो इस पे F1 फोर्स लगाया वो क्या रहा, G, F1 की वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, G M1 M2 बाय x²। डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो G M1 M2 डिवाइडेड बाय x²। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो इसने लगा दिया। इसने कितना लगाया G, ये खुद कौन है, M है, जिसपे लगना है वो कैपिटल M है। नीचे क्या आ गया, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देख डिस्टेंस का स्क्वायर आना चाहिए। G ने G को काटा, M ने M को काटा, बड़े M ने बड़े M को काट लिया, तो क्या बना, 4/x² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट रूट कर दो इसको तो 2/x हो जाएगा, 1/R माइनस एक्स हो जाएगा। घुमा लो फिरा लो, ये 2R माइनस 2x हो जाएगा, x हो जाएगा 2R इक्वल टू 3x हो जाएगा, और x इक्वल टू 2/3R हो जाएगा। ठीक है जी, 2/3 का मतलब 0.66R हो जाएगा, यानी 50% से ज्यादा। तो वो तो मैं पहले ही बोल रहा था, ये जो x है 50% से तो ज्यादा होना चाहिए ना, मतलब ये x इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, इसके नजदीक होना चाहिए। तो इस जगह पे रखोगे तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं। मून और सन और अर्थ, इन तीनों पे बन के क्वेश्चन आ जाता है। वो कह रहा था कि एक तरफ सन है जी, एक तरफ अर्थ है जी, बीच में मून आ जाएगा कहीं पर, घूमते घूमते अर्थ के आसपास। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया, मून आ गया। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में क्या पोजीशन हो मून की, कि मून पे लगने वाला नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, या वैसे ही आ गया। कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स हैं ऐसे ऐसे, कह रहा है बीच में एक तीसरा प्लैनेट है, उसकी क्या पोजीशन होगी, उसमें लगने वाला फोर्स 0 लग जाए। तो उसमें वही चीजें दी होंगी, जिन 2 प्लैनेट्स की बात चल रही है उनके मासेस दे रखे होंगे। आपको करना यही है कि बीच में पोजीशन कहीं पे रखकर उसको एक ये टोटल डिस्टेंस दिया होगा, इनके इंडिविजुअल मासेस दिए होंगे, इसका मास जो मर्जी दिया हो, इसके मास पे डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता, ये हर बार m का m एज इट इज ही कट जाया करेगा। तो ये भी सिचुएशन हो सकती है भाई, इस पे बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना जी। ओके, अब मैंने बोला यार 4 तो मैंने करा नहीं थे, एक इस टाइप का हो गया। एक और क्वेश्चन सुनो फिर, ये भी जनरली क्वेश्चन है, जनरल वे में करा देता हूं। क्वेश्चन मैं बोल के समझा रहा हूं, ठीक है, इसको अपना नोट वोट कर दो, क्वेश्चन बोल के समझा देता हूं कि कई बार सवाल आ जाता है कि जी एक मास है कैपिटल M, ठीक है, उसके 2 टुकड़े करने हैं, पार्ट करने हैं। अब पार्ट तो कुछ नहीं दिया कि बराबर करने हैं अनबराबर करने हैं, वो कहता है 2 टुकड़े करने हैं जी, और पूछ रहा है कि वो टुकड़े कैसे करूं, मतलब किस रेशियो में तोड़ूं। टुकड़े कैसे करूंगा मतलब किस रेशियो में तोड़ूं कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। किस रेशियो में उसको तोड़ें कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए बीच में लगने वाला। क्वेश्चन को फिर से समझ लो, एक गिवन मास है भाई, उसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करके रख देना है, फिर वो आपस में 2 मासेस हो जाएंगे, M1 M2 आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों के दोनों फोर्सेस, तो कह रहा है कि जो फोर्स ऑफ दोनों के दोनों मासेस, कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए कह रहा है किस रेशियो में तोड़ोगे। 2 तरीके से कराता हूं इसको, एक तो वैसे ही करा देते हैं सिंपल सा कि जी मान लो, उसको बाद में जनरलाइज कर देंगे। एग्जाम्पल 4 है भाई, एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 चल रहा है कि मान लो यार हमारे पास एक 10 kg का मास है, 10 kg ले लेते हैं। अब अगर इसको मैं तोड़ूंगा
तो आपके पास ऑप्शन तो खैर बहुत हैं, लेकिन मैं राउंड फिगर में तोड़ रहा हूं, ठीक है। अब आप तो कहोगे मैं तो जी एक 1.5 किलो का लूंगा, दूसरा 8.5 किलो का, वो तो फिर पता नहीं कितनी कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। मैं राउंड फिगर में तोड़ रहा हूं इसको, ठीक है। राउंड फिगर में मतलब फर्स्ट पार्ट जो है 1 kg का हो गया, सेकेंड पार्ट 9 kg का, या फिर 2 और 8 kg बनेगा, या फिर 3 और 7 बन जाएगा, या फिर 4 6 या 5 5। उसके बाद तो रेपिटेशन हो जाएगी ना, 5 5 उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 4 6, वही चीज बन जाएगी, ठीक है। तो 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5, उसके बाद रेपिटेशन हो रही है भाई, वही रेशियो आने शुरू हो जाएंगे। ओके, अगर यार दोनों को सेम डिस्टेंस पे रखूं, डिस्टेंस हर बार क्या रखूंगा सेम, तो इस केस में इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स होगा जी, इन दोनों के बीच में जी m1 m2 के नीचे r स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 g/r² आ जाएगा, ठीक है जी, ये होगा 9 g/r²। अच्छा, इस स्थिति में देखो ये होगा 8 2 जा 16 g/r²। चेक कर ले यार, या g आएगा या 2 आएगा या 8 आएगा, r² तो आना ही है, 16 g/r² आ जाएगा। इस केस में चेक कर ले यार, ये आ जाएगा 21 g/r²। इस केस में चेक कर ले, ये आ जाएगा 6 चौक 24 g/r²। यहां देख ले, ये आ जाएगा 25 g/r²। अब उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा 24 g/r²। क्या मतलब निकला, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 25 g/r²। कब आई है, जब दोनों को हमने इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। तो उसने बोला था यार मैक्सिमम फोर्स निकाल, तो मैक्सिमम फोर्स 25 g/r² है। अगर मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं तो वो कह रहा है कि किस रेशियो में वो तोड़ना है, भाई बराबर बराबर तोड़ेगा ना, तभी फोर्स मैक्सिमम लगेगा। प्रूव करके देख लिया हमने, दो मासेस को इक्वल पार्ट्स में तोड़ोगे तभी उनके बीच का जो लगने वाला फोर्स है वो मैक्सिमम होगा, अदरवाइज वो इस मैक्सिमम वैल्यू से कम ही होगा। तो रट लो, आंसर रट लो, बहुत फॉर्म में क्वेश्चन आता है। वो कहता है जी ऐसे ऐसे एक मास है, उसके 2 टुकड़े कर दिए, किस रेशियो में तोड़ोगे कि फोर्स मैक्सिमम लगे, तो आपने बोल देना है कि भैया बराबर बराबर तोड़ लो। कई बार क्वेश्चन दूसरी तरीके से आ जाता है कि ऐसे ऐसे एक m था, हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए m1 m2, द फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड रेशियो ऑफ m1 एंड m2। भैया m1 m2 बराबर है, तो m1 m2 का रेशियो कितना आ गया 1:1 आ गया। कई बार इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछता है, कहता है एक मास है जिसका मास में m है, कैपिटल M, कह रहा हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, एक m1 कर दिया एक m2 कर दिया, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, मैक्सिमम है। तो कह रहा है m और m1 का रेशियो निकालो। यार m और m1 का मांग लिया उसने, अब m और m1 का जब मांगेगा तो ये इसका आधा है ना, बराबर बराबर किए भाई, यानी कि इनका रेशियो 2/1 आ जाएगा। बात को समझो, तुम रट के जाओगे, ओ सर ने बोला था 1:1 आना है, 1:1 आना है, तो वो रेशियो किसी और चीज का मांग लेगा, वो जो ओरिजिनल वाला था उसका और जो उसका एक पार्ट है उसका रेशियो मांगेगा, तो 2:1 आ जाएगा भाई। कभी कभी वो कह देता है मुझे तो इसका रेशियो चाहिए, तो ये 1:2 आ जाएगा। वो फॉर्म चेंज कर देते ना क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। तो एक ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, इसको बुक्स में दूसरे तरीके से दिया होता है, हम भी दूसरे तरीके से करेंगे। ये तो यार मजाक हो गया, लल्लू तरीका हो गया, लेकिन बड़ा काम का तरीका था। कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, हर एक बच्चे को समझ में लग जाता है, लेकिन बुक्स में दूसरे तरीके से समझाया होता है, डिफरेंशिएशन कर कर। अब वो भाई हर एक को कई बार नहीं समझ में लगता, लेकिन चलो समझाने की कोशिश कर देते हैं। स्टैंडर्ड इसका मेथड ये नहीं है, ये तो मैंने बता दिया तुम्हें कि यार ऐसे याद कर ले बराबर बराबर में, और ऊपर से समझ में भी लग गया। लेकिन इसको करते कैसे है एक्चुअली, अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो मेरे पास m था, मैं बोलूंगा यार मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े का नाम m है तो दूसरे का नाम m - m होगा।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है अगर उसका मास पहले वाले का m ले लिया तो दूसरे वाले का क्या लेना पड़ेगा, m माइनस m लेना पड़ेगा। इसी से तो बना, तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया m1 और m2 को, ये m1 है और दूसरा वाला m2 है, दोनों को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख दिया तो मेरे भाई दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा जी, m1 m2 बाय कुछ भी डिस्टेंस लगा ले, x स्क्वायर लगा ले जी, m1 की जगह m है, m2 की जगह m माइनस m है, नीचे क्या है x स्क्वायर है, तो भाई f इक्वल टू कितना हो गया, खोल दे इसको, g बाय एक्स स्क्वायर, ये बन गया m इंटू कैपिटल M माइनस m स्क्वायर। ओके, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रखा, ये m इंटू कैपिटल M माइनस m स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब मैथ्स का एक रूल है, जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है ना किसी क्वांटिटी की, तो वो क्वांटिटी अगर मैक्सिमम मिनिमम की बात चल रही है मतलब वो वेरी कर रही है। अब वो किसके हिसाब से वेरी कर रही है चेक करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस कह रहा है क्या रखना है, सेम ही रखना है, रेशियो वेरी करना है। यानी जब मैंने इसके दो टुकड़े किए, एक का मैंने बोला था नाम m रख दिया, दूसरे का m माइनस m रख दिया, तो इसमें m क्या हुआ, ये हुआ ना वेरिएबल, m वेरिएबल है कि m अलग अलग करके मैं रख के देख रहा हूं, कभी m इतना ले लिया, कभी m इतना ले लिया, m माइनस m तो उस पर डिपेंड करता है। और m को वेरी करने से बेटा फोर्स भी वेरी होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, वेरिएबल m है, कि जो हम पार्ट ले रहे हैं उसका, जो बाकी अगला पार्ट है m माइनस 1 वो तो छोटे m पे डिपेंड कर गया। अब जो f है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन m। ठीक है जी, तो इस स्थिति में, इस एक्सप्रेशन में जो फोर्स है F वो m के हिसाब से क्या हो रहा है, स्मॉल m के हिसाब से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं यहां पर कैपिटल F को यानी फोर्स को विद रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि भाई आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं इस टाइप की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइप, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को विद रिस्पेक्ट टू x क्या किया जा सकता है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यहां तुमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी हुई है, x टाइम पे डिपेंड करता था 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 ऐसे करके कुछ, तो भैया x किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है ना, वेरिएबल कौन है, t है। तो x की विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करते होते थे, यार वेरिएबल कौन है, x है, वैसे तो y भी वेरिएबल है लेकिन y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहां पर, यहां t और यहां पर x है। तो x की विद रिस्पेक्ट टू t या y की विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते थे भाई अपनी एक्सप्रेशन में, f किस पे डिपेंड कर रहा है, छोटे m पे, तो f की विद रिस्पेक्ट टू m डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, कर दे। पहले चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, g बाय एक्स स्क्वायर, x कांस्टेंट है भाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज कर रहे हम, x कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो यार बड़ा m भी कांस्टेंट है, ये छोटा m है, माइनस g बाय एक्स स्क्वायर, g बाय एक्स स्क्वायर अंदर भेज, ये m स्क्वायर है, इसमें ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, किसके हिसाब से, छोटे m के हिसाब से, क्योंकि वेरिएबल तो छोटा m है, ये कांस्टेंट है g बाय एक्स स्क्वायर m की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m 1 होती है, माइनस ये कांस्टेंट है, और m स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू m 2m होती है। भैया x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, t स्क्वायर की 2t, तो m स्क्वायर की 2m। ओके, अब अगली बात, या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसी चीजें अगर पढ़ी हो तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम के हिसाब से जब भी हमें मैक्सिमा या मिनिमा की बात करें तो हमें क्या करना होता है, जो क्वांटिटी वेरी कर रही है ना उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल पुट करना होता है। पॉइंट कि फॉर f टू बी मैक्सिमम, f को मैक्सिमम होने के लिए उसकी जो डिफरेंशिएशन है ना वो क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो यहां से कंडीशन निकलती होती है, याद कर लेना, जब भी हमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मैक्सिमम मिनिमा की बात करो तो चेक कर लो कौन वेरिएबल है, किसके हिसाब से वेरी कर रहा है, डिफरेंशिएट कर दो,
उस डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से, और मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। भैया यहाँ पे df/dm जो भी आया था इसको जीरो के इक्वल क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल पुट कर दूं तो gm/x², ये जीरो है, 1 तो 1 है, माइनस gm/x² इंटू 2m, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। यहां पर m नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है, g/x² इंटू 2 स्मॉल m है, ये नहीं है। इसमें gm/x² माइनस g/x² इंटू 2m है, ठीक है, इसमें कैपिटल M नहीं था। इसमें g/x² यार कॉमन निकाल के जीरो हो जाएगा, ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 नहीं m माइनस 2m इक्वल टू 0। यहां से देख ले क्या बचेगा, m ये उधर जाके प्लस हो गया ना, तो छोटा m इक्वल टू m/2 आ रहा है मेरे भाई। को गलती वलती होगी तो अपना चेक वेक कर लेना। वैसे जो छोटा वाला टुकड़ा है ये वाला क्या आ गया, ये m/2 आ गया भाई, कितना आ गया, m/2 यार, ये m/2 आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा m/2, वही मैं कह रहा था, बराबर बराबर भागों में बांटोगे तभी बात बनेगी जी आपकी। अच्छा यही क्वेश्चन ना 12th क्लास में, यही क्वेश्चन 12th क्लास में चार्जेस पे आ जाता है। वहां पे दो चार्जेस दिए होंगे, ठीक है जी, दो चार्जेस दे दिए, वो कहता है कि दो चार्जेस, सॉरी वहां पे दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने होते ना। वहां पे जैसे यहां पे एक मास दिया था ना कि उसके दो टुकड़े करने हैं, बताओ कैसे कैसे करूं कि उनके बीच का फोर्स क्या लगे, मैक्सिमम लगे। यार ये +2 में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे वहां चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स होता है, जो मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, उसका फार्मूला भी इसी टाइप का होता है। ये gm1m2/r² होता है, पिछले लेक्चर में हमने उसको kq1q2/r² किया था। तो स्थिति बिल्कुल वही चलती है। तो वहां पे क्वेश्चन आता होता है कि भैया एक चार्ज है q, उसके दो टुकड़े करने हैं, एक q1 और q2, कि किस रेशियो में करूं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सेम बराबर बराबर बांट दे भाई, यहां पे भी बराबर बराबर बांट दे, दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटेगा तभी उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो इसमें भी आ जाता है कि चार्जेस को कैसे बांटे, वहां पे भी वही बराबर बराबर बांट देगा, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ओके, तो यार ये जब हम क्वेश्चन कर रहे थे दो चार, उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था देखते हैं वक्त किस तरफ लेकर जाता है। तो वक्त हमें मेरे ख्याल से 1 घंटे की ओर तो लेके जा ही रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट कराएंगे आज, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज स्टार्ट नहीं कराएंगे क्योंकि उसको जल्दबाजी में करने वाली बात बन जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही लेकर आऊंगा, पहले यहां तक कवर अप करो और जो आपको असाइनमेंट्स मिली हैं उसके क्वेश्चंस खींच दो। लाइव क्लास में इसके डाउट्स लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फिर सेपरेट ही रखते हैं क्योंकि यार उसके इंट्रो के लिए मुझे आधा घंटा चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो भी टॉपिक है ना, उसके इंट्रो में ही आधा घंटा लग जाएगा, मेन काम आते आते फिर और टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा था इंट्रो तो कम से कम करेंगे, लेकिन अगर इंट्रो यहीं पर कर दी तो आधा घंटा लगेगा, तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करो, न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करो, इसको न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर ही मान लेते हैं। जो भी है कराए तो खैर मैंने 4 ही हैं, लेकिन ये 4 भी आपके काम आएंगे। जो आपको असाइनमेंट मिली है उसको सॉल्व वगैरह करो। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं, अब तक के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद करके न्यूमेरिकल्स करो और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं फिर।